मैं एक बार क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम फिर से बता दीजिए। क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम्स। नाउ जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, इन दैट स्पेक्ट्रोस्कोपी the ultraviolet region is used to detect the colorless compound, okay, and the visible region is used to detect the colored compound. Okay, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे compounds हैं, organic compounds या inorganic compounds which are colored in nature, which shows the different colors. ठीक है, तो इन colored compound को हमें detect करना है कि कौन सा compound इसमें कौन सा organic compound present है. So for detecting that colored compounds we have certain functional groups. Okay, in these compounds certain functional groups are present, and these functional groups are responsible for giving the colors to that compound. Okay, so that function group generally जो हमारे function groups होते हैं, in that they have a particular name has been given. इन फंक्शन ग्रुप्स के पर्टिकुलर नेम से कॉल आउट किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोफोर्स. ओके, सो दीज क्रोमोफोर्स आर आइसोलेटेड कोवेलेंटली बॉन्डेड ग्रुप. ना आइसोलेटेड कोवेलेंटली बॉन्डेड ग्रुप का मतलब क्या है कि जैसे हमारी कार्बन चेन है, बैकबोन है, इन दैट कार्बन चेन दीज फंक्शन ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, तो ये हमारे क्या है, अगर आप इसको रिमूव कर देंगे तो आइडेंटिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नॉट लॉस्ट. हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन चेन एज इट इज रहेगा, हाइड्रोकार्बन एज इट इज रहेगा, केवल हम लोग फंक्शन ग्रुप को अटैच कर रहे हैं, डिटैच कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो फंक्शन ग्रुप है, दैट फंक्शन ग्रुप इज isolated covalently bonded means these function group is bonded to the hydrocarbon chain through a covalent bond. Okay, and these bonded groups has a characteristic absorption. Characteristic absorption का मतलब क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ये एब्जॉर्प्शन शो करता है. जैसे अगर नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप शोज दी एब्जॉर्प्शन जनरली अराउंड 275 नैनोमीटर. ठीक है, तो जब 275 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन शो करेगा नाइट्रो ग्रुप, तो इसका मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, बाय द एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल. और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज टेकिंग प्लेस. और टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द बॉन्ड. जैसे सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है या पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो इन केस इफ देयर इज अ पाई बॉन्ड, तो जो ट्रांजिशन होगा वो कैसा होगा, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग. देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, एंड इन दैट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टू टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स आर देयर, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. And in that theory, in the bonding and anti-bonding molecular orbitals, the low energy state is the bonding molecular orbital and the high energy state is the anti-bonding एंटी molecular बॉन्डिंग। orbital. Hello, यस मैम। कोई कुछ किसी को कुछ पूछना है क्या बेटा? So bonding molecular orbital low energy state, it means it is a ground state जहां पर energy that is electron is present, and when that electron absorbs the radiation of a particular wavelength. जैसे ये जो वेवलेंथ रेडिएशन जो एब्जॉर्प्शन होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन दी क्रोमोफोर और दी फंक्शन ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन ए कंपाउंड. ओके, तो जैसे हमारा अगर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, सीओ ग्रुप है, तो इसका जो एब्जॉर्प्शन बैंड होता है, इट इज नियर अबाउट 290 नैनोमीटर. 290 नैनोमीटर में एब्जॉर्प्शन हो रहा है. इसका मतलब क्या है, दिस इज द रेंज फॉर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टू गेट एक्साइटेड टू द पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. ठीक है, तो हर इलेक्ट्रॉन की एक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, एंड एब्जॉर्ब करने के बाद जंप करेगा वो टू द हाई एनर्जी स्टेट. ओके, इतना क्लियर हो रहा तुम लोग का? यस मैम। यस मैम. सो ये जो हमारे क्रोमोफोर्स होते हैं, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि क्रोमोफोर्स जो होते हैं, दे आर द फंक्शन ग्रुप्स हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन showing or imparting a color to the organic compound. ठीक है, सो दिस इज द क्रोमोफोर. ऑक्सोक्रोम्स हमारे क्या होते हैं, ऑक्सोक्रोम एक तरीके से हेल्पिंग ग्रुप होते हैं. ठीक है, नाउ हेल्पिंग ग्रुप का मतलब क्या हो गया, ऑक्सोक्रोम इंडिविजुअली कभी भी कोई भी कलर शो नहीं करेंगे, बट इन एडिशन टू द क्रोमोफोर, क्रोमोफोर के साथ ऐड हो करके दे इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ. ठीक है, तो जैसे अगर एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ किसी कंपाउंड का लैम्डा मैक्स जो है 280 है,
क्रोमोफोर अटैच हो गया, जैसे मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया, तो वहां पर लैम्डा मैक्स हमारा 280 से इंक्रीज कर जाएगा अप टू सर्टेन लिमिट। सपोज ये हमारा 320 हो गया, ठीक है। तो क्रोमोफोर जब अटैच होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सो देयर इज अ लिमिट, यानी कि अप टू 200 नैनोमीटर तक ही लैम्डा मैक्स इंक्रीज करेगा, उससे ज्यादा लैम्डा मैक्स इंक्रीज नहीं करेगा। क्लियर है इतना बेटा? यस मैम। Yes. ओके। जैसे हमारा सिग्मा और पाई बॉन्ड का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। द सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो हमेशा इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बट पाई बॉन्ड जो होता है कभी भी इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। पाई बॉन्ड ऑलवेज exist or present along with the sigma bond. So in the same way the chromophores जो हमारे ऑक्सोक्रोम्स होते हैं, that oxochromes are also present along with the chromophores. ऑक्सोक्रोम कभी भी इंडिविजुअली फ्री नेचर में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, एंड दे ऑलवेज सपोर्ट दी chromophores. इतना क्लियर है आप लोगों का बेटा? यस मैम। Okay. Now today let's continue the same topic, that is the ultraviolet and visible spectroscopy. And today we'll see the Woodward-Fisher rule for calculating the lambda max of a compound. ठीक है, देखिए जैसे लैम्डा मैक्स हमें कैलकुलेट करना है या फाइंड आउट करना है ना, एब्जॉर्प्शन, यानी कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया था कि हर कंपाउंड का एक कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, अब ये वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन जब आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू डिटेक्ट करेंगे तब हमें पता चलता है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक कैलकुलेशन कर लेते हैं कि जो हमारा कंपाउंड है, अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसका हमारा लैम्डा मैक्स किस रेंज में आएगा। ओके, सो ये जो हमारा कैलकुलेशन होता है लैम्डा मैक्स का, वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन का, दैट कैलकुलेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ वुडवर्ड-फिशर रूल। ओके, so Woodward-Fisher rule is a rule for calculating the lambda max. Now I am start presenting the screen, जिससे आप लोगों को दिखेगा। वेट जस्ट अ मिनट। विजिबल है बेटा आप लोगों को? Yes, ma'am. Okay. So this is the Woodward-Fisher rule. Now Woodward-Fisher rule is used for calculating the lambda max. Now in this different types of double and triple bonds, generally compounds में double bonds और triple bonds present होते हैं, ठीक है। So these double bonds or triple bonds are present in the dienes, यानी कि the compound having the double bond. Trines means the compound having the triple bonds. So there are a certain rule for calculating the for calculating the lambda max of a compound. Okay, so in this case, suppose different types of compounds are there. We have acyclic dienes. Now acyclic का मतलब क्या हो गया? The compound has a chain structure. Okay, so यहाँ पर example दिया हुआ है acyclic dienes, the compound having a open chain structure, and here the dienes are called as acyclic dienes. For example, 1,3-butadiene. Now in the 1,3-butadiene, there is a 4 hydrogen atom and 2 double bonds are present. Okay, तो यहाँ पर 4 hydrogen atoms and 2 double bonds present. So this is the 1,3-butadiene. This is one type of diene. Next we have the homoannular diene. Now homoannular diene का मतलब क्या हो गया कि वहां पर within a ring the double bond is present. Okay, so homoannular dienes, when a conjugated double bond are present in the same ring, that is that dienes are called the homoannular diene. ये हमारा एग्जांपल आप लोग देख लीजिए. This is the structure. ये हमारा क्या है? This is the homoannular diene. See in the slide. होमोएनुलर डाइन्स में क्या है? वी हैव अ 2 रिंग स्ट्रक्चर और उस रिंग के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एंड दैट डबल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटिंग द डाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है? कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हो गया? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, दैट इज द कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड. इज दैट क्लियर? Yes, Now ma'am. after the homoannular diene, next is the heteroannular diene. Now heteroannular dienes का मतलब क्या हो गया? When the double bond are present in different ring structures, अलग अलग. जैसे homoannular में क्या था? सेम रिंग स्ट्रक्चर में इन सेम रिंग कंपाउंड द डबल बॉन्ड वाज प्रेजेंट. यहाँ पर देखो है ना, ये हमारा होमोएन्युलर है.
स्ट्रक्चर में देखिए आप लोग, जहां पर डबल बॉन्ड सेम रिंग कंपाउंड में प्रेजेंट है। नेक्स्ट वी हैव द हेटेरोएन्युलर। हेटेरोएन्युलर का मतलब क्या हो गया कि डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है बट दैट डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन अ डिफरेंट रिंग। अलग अलग रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन हेटेरोएन्युलर कब होगा? व्हेन दैट डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन। जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर में आप लोग देखिए, दो डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है एंड बोथ डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट रिंग, अलग अलग रिंग में प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग में। और यहाँ पर हमारा क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है, दिस डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन, यानी कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, है ना, कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो कर रहा है। तो हेटेरोएन्युलर डाइन हमारा कब होगा? जब डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में प्रेजेंट होंगे एंड दैट हैव द कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। होमोएन्युलर डबल बॉन्ड हमारा कब होगा? व्हेन द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द सेम रिंग with the conjugation. Okay. Now after that homoannular and heteroannular, next is the exocyclic and endocyclic double bond. Now exocyclic and endocyclic double bond का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर डबल बॉन्ड जो एक्सोसाइक्लिक मतलब हो गया रिंग के बाहर डबल बॉन्ड, एंडोसाइक्लिक मतलब हो गया विद इन अ रिंग डबल बॉन्ड। सो इन द एग्जांपल सी, जो डायग्राम है उसमें आप लोग देखिए, इन द एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड दिस डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द आउटसाइड द रिंग। जैसे एक ये हमारा रिंग फर्स्ट स्ट्रक्चर आप लोग देखिए, यहाँ पर क्या है, ये हमारा रिंग स्ट्रक्चर है, उस रिंग से अटैच एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। दिस इज द एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। सेकेंड स्ट्रक्चर में भी देखिए, जो फर्स्ट रिंग है दैट फर्स्ट रिंग कंटेन्स द डबल बॉन्ड and the second ring also contains the double bond, but that double bond is attached to the first ring. So ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का मतलब हो गया डबल बॉन्ड आउटसाइड द रिंग, ओके। एंड वी हैव द एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, दैट इज डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग। रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड है दैट इज एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एंड रिंग के बाहर जो डबल बॉन्ड होगा दैट इज एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ओके। तो यहाँ पर हमारा क्या है, होमोएन्युलर और हेटेरोएन्युलर में, होमोएन्युलर और एक्सोसाइक्लिक में, हमारा एंडोसाइक्लिक में डिफरेंस है कि होमोएन्युलर में टू डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं दैट आर ऑल्टरनेट, एंडोसाइक्लिक में एक डबल बॉन्ड रिंग के अंदर प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? Yes, ma'am. Okay. Now next there is this is the table, and this table has the Woodward pressure rule, Fisher rule for calculating the ultraviolet lambda max for dynes and trines, ठीक है। सो डाइन्स और ट्राइन्स के लिए लैम्डा मैक्स कैलकुलेशन के लिए रूल है एंड सर्टेन वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज अलॉटेड। नाउ पेरेंट एसाइक्लिक डाइन, एसाइक्लिक डाइन जैसे हमारा ब्यूटाडाइन था, 1,3 ब्यूटाडाइन, दैट वाज अ एसाइक्लिक रिंग, है ना, रिंग स्ट्रेट, इट वाज नॉट अ रिंग, इट वाज अ चेन। सो 8 साइक्लिक हमारा डाइन था एंड बेस वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं बेस वैल्यू फॉर द एसाइक्लिक डाइन्स, एंड द बेस वैल्यू फॉर द एसाइक्लिक डाइन्स वी विल प्रोवाइड सर्टेन वैल्यू फॉर इट। एंड जो हम लोग वैल्यू प्रोवाइड करते हैं फॉर द एसाइक्लिक डाइन्स, दैट वैल्यू इज अराउंड 217 नैनोमीटर, ठीक है। दिस इज द वैल्यू फॉर द एसाइक्लिक डाइन्स, 217 नैनोमीटर। दिस वैल्यू इज गिवन फॉर द एसाइक्लिक डाइन्स। नाउ इन द नेक्स्ट इज द पेरेंट होमोएन्युलर डाइन। अगर एसाइक्लिक डाइन है तो 217 नैनोमीटर बेस वैल्यू होती है, इसको हम लोग बेस वैल्यू बोलते हैं। अगर हमारे पास होमोएन्युलर डाइन है then that homoannular dyne has a parent value of 253 nanometer, ठीक है। and if we have the heteroannular dyne then it has a parent value of 214, and if we have the trienes, that is the triple bond, then it has the parent value of 245 nanometer। अब ये हमारे इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट का मतलब है कि बेस वैल्यू हमने अलॉट कर दी, एंड बेस वैल्यू अलॉट होने के बाद इन केस if there is any, after allotting the base value, if there is any attachment, है ना, उस रिंग स्ट्रक्चर से उस बेस वैल्यू कंपाउंड के साथ कोई अटैचमेंट है, कोई ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर हमारा क्या, एल्काइल ग्रुप और रिंग रेसिड्यू, कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है या रिंग रेसिड्यू का मतलब क्या हो गया कि वहां से नया रिंग स्टार्ट हो रहा है, न्यू रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। सो हम लोग इंक्रीमेंट कितना देते हैं, +5। जैसे बेस वैल्यू अगर हमारा होमोएन्युलर डाइन है हमारे पास 253 और उसमें एक हमारे पास मिथाइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप अटैच है, तो +5 हो जाएगा, यानी कि 253 + 5 कितना हो जाएगा, 258,
ओके, क्लियर हो रहा है बेटा आप लोगों का? Yes, ma'am. Next, we have the exocyclic double bond. It means in the same compound, the exocyclic double bond is also present. तो वहां पर भी हम लोग +5 का इंक्रीमेंट देते हैं. And if we have the double bond extending conjugation, okay, डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड जो है कॉन्जुगेशन यानी कि कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग कितना वैल्यू असाइन करते हैं, +30. नाउ दिस इज द इंक्रीमेंट फॉर द ऑक्सोक्रोम. ये तो हमारे सब्सिक्वेंट्स थे लाइक अ क्रोमोफोर. अगर कोई ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट है इनके साथ, तो हमारे जैसे हेलोजन है, सो हेलोजन अगर प्रेजेंट होगा तो उसमें हम लोग +5 ऐड करते हैं. एंड इफ वी हैज द एल्काइल ग्रुप ऑफ, if it has the alkyl or OR group, then +6 is added. And if the acyl group is present, then 0, there is no increment. And if the sulfur alkyl S के साथ alkyl group present है, sulfur के साथ, then it is +30. And if nitrile group, that is nitrogen plus alkyl group amines, ये सारी चीजें present है, तो कितना हो जाएगा, +60. Okay, let's see the example. Wait just a minute. This is a table. Now this is an example for calculating the Woodward-Fisher rule for dienes and trienes. Okay, यहाँ पर आप लोग देखिए फर्स्ट कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखिए. दिस इज द 1,3-butadiene. Now in this case 1,3-butadiene के साथ बेस स्ट्रक्चर हमारा क्या है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड. ओके, ये हमारा ब्यूटाडाइन हो गया. तो पेरेंट ए साइक्लिक डाइन के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या, पेरेंट देखिए इस वाले फिगर में देखिए आप लोग, पेरेंट ए साइक्लिक डाइन के लिए जो बेस वैल्यू थी, इसको हम लोग बोलते हैं बेस वैल्यू. इट इज गिवन 217. ठीक है, यहाँ पर भी बेस वैल्यू कितनी दे दी गई है, 217. अब सब्स्टिट्यूएंट्स, जैसे यहाँ पर कार्बन ग्रुप था, इस कार्बन ग्रुप से हमारा क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, CH3. तो दोनों एंड में CH3 ग्रुप्स अटैच है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे. ग्राफ में इसमें देखिए टेबल में हमारा क्या था, इंक्रीमेंट में हमारा एल्काइल ग्रुप और रिंग रेसिड्यू. ठीक है, these are the substituent which is added to the base value. तो यहाँ पर बेस वैल्यू के साथ सब्स्टिट्यूएंट ऐड है, तो ये हमारे क्या है, +5 यानी कि 2 × 5 दैट इज 10. अब कैलकुलेटेड लैम्डा मैक्स कितना है, 217 + 10 इट इज 227. दिस इज द कैलकुलेटेड लैम्डा मैक्स फॉर द कंपाउंड 1,4-methyl 1,3-butadiene. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कैलकुलेटेड 227 है और ऑब्जर्व्ड वैल्यू एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू डिटरमाइन की गई है दैट इज 227. इतना क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट Yes, ma'am. वी हैव द नेक्स्ट एग्जांपल में भी हमारे पास एसाइक्लिक पेरेंट डाइन है एंड यहाँ पर भी बेस वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 17. अब यहाँ रिंग रेसिड्यू है. रिंग रेसिड्यू का मतलब क्या हो गया, यहाँ देखिए जहां से रिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, यानी कि डबल बॉन्ड के आगे जो हमारे बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, these are the ring residue which is from where the ring formation gets start. ring residue का मतलब क्या हो गया, ऐसा पॉइंट जहां से रिंग का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. ओके, सो ये हमारा रिंग रेसिड्यू है. रिंग रेसिड्यू हमारे क्या है, 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 5 10. अब रिंग के बाहर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए कितनी वैल्यू असाइन होती है, 5. ओके, तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, पेरेंट वैल्यू 217, देन रिंग रेसिड्यू इज 10 एंड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 5. तो टोटल वैल्यू इज 232. दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आ रही है दैट इज 237. ना एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ जो कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में जो वेरिएशन आ रही है, दिस वेरिएशन इज द एक्सपेरिमेंटल एरर. कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने सैंपल बनाया इथेनॉल में, उसकी कुछ वेरिएशन है, इथेनॉल इज लेस पोलर एंड समटाइम्स यू हैव प्रिपेयर्ड अ सैंपल इन द वाटर, तो पोलैरिटी की वजह से, सोल्यूशन की पोलैरिटी की वजह से वहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाता है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो जाती है, या फिर कोई और एरर आ जाता है. इसकी वजह से हमारे जो लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू आती है दैट वेरीज फ्रॉम द कैलकुलेटेड वैल्यू. तो ऑल दीज आर सम एक्सपेरिमेंटल एरर जिससे हमारे लैम्डा मैक्स में थोड़ा सा वेरिएशन होता है, यानी कि देयर इज अ वेरी स्लाइट वेरिएशन, स्लाइट डिफरेंस इन द कैलकुलेटेड वैल्यू एंड द
एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्लियर है इतना आप लोगों का? सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स। आप लोग एग्जांपल्स एक बार स्टडी करिएगा जो टेबल में दिया हुआ है। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगी इसका, ठीक है, सेंड पीडीएफ सेंड आउट कर दूंगी, तो इसमें आप लोग देखिएगा एंड इन केस इफ यू हैव एनी डाउट तो आप लोग मुझसे ये पूछ लीजिएगा। इतना क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि वी हैव अ लिमिटेड स्ट्रक्चर, यानी कि डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हमारा डाइन है। अगर हमारे पास लॉन्ग चेन कार्बन एटम प्रेजेंट है, उसका स्ट्रक्चर है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? नाउ उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है फॉर कैलकुलेटिंग द लैम्डा मैक्स फॉर द लॉन्ग चेन, ठीक है। तो दिस रूल वाज गिवन बाय फिशर एंड कोन, ओके। सो पहले वाला वुडवर्ड फिशर रूल था, दैट वाज एप्लीकेबल फॉर ओनली 4 डबल बॉन्ड्स। Now, what happens if the number of double bond is greater than 4? Now, for calculating such type of compounds, we have a rule that is known as the Woodward-Fisher rule, and this is the calculation formula for calculating the Woodward-Fisher rule से हम लोग lambda max calculate करते हैं। So यहाँ पर हमारा क्या है? Lambda max equal to 114 plus 5m plus n, 48 minus 1.7 n minus 16.5 R endo, यानी कि एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एंड R एक्सो मींस एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ओके। तो यहाँ पर n का मतलब क्या हो गया? स्मॉल n मींस नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। किसी भी कंपाउंड में कितने कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है? m मींस नंबर ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट रेसिड्यू, ओके। देन हियर वी हैव द R endo means number of endocyclic double bond and R exo means number of exocyclic double bond। ये सारी चीजें प्रेजेंट है। Now here we have a figure. Wait just a minute. Figure. अच्छा, फिगर मैं आप लोगों को भेज दूंगी, यहाँ पर फिगर है नहीं है, ठीक है। तो इन दिस केस the value is calculated for a compound. Wait just a minute, मैं तुम लोगों को दिखा देती हूँ। Now these are the compounds. See here. ये जो है, दिस इज अ रिंग कंपाउंड जिसका लैम्डा मैक्स कैलकुलेट किया गया है। दिख रहा है बेटा आप लोगों को फिगर? इसकी फोटो मैं आप लोगों को भेज दूंगी, ठीक है। पीडीएफ में आप लोगों को सेंड कर दूंगी फॉर कैलकुलेटिंग द लैम्डा मैक्स। तो पीडीएफ सेंड करूंगी तब मैं बताऊंगी ये तुम लोगों को, ओके। ये हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव द लैम्डा मैक्स फॉर कैलकुलेटिंग। ये आप लोगों को इतना क्लियर हो गया जितना मैंने पहले एग्जांपल से डिस्कस किया था, बताया था? Yes, यस ma'am. मैम। नाउ नेक्स्ट वी हैव द अनदर स्ट्रक्चर, अनदर टेबल। Now this table is for calculating the lambda max of carbonyl compound, क्योंकि हमारे पास बहुत तरीके के compounds होते हैं। So here we have the carbonyl compound where the carbonyl means क्या है कि जैसे कीटोन ग्रुप हो गया हमारा CO डबल बॉन्ड, okay। So carbonyl compound present है, so in that carbonyl compounds also the lambda max is calculated. Here also there is a parent value where the parent acyclic or 6 or higher membered ring ketones are present, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 6 membered ring है कीटोन का और higher 6, 7, 8। so यहाँ पर जो parent value हम लोग provide करेंगे that is 215, okay। and if the 5 membered ring अगर present है कीटोन का, 5 carbon atom are present, that is the 5 membered ring, तो the parent value is 202, okay। and if the along with this 5 membered ring or the 6 and more membered ring, there is a parent alpha beta unsaturated aldehyde is there, okay? So aldehyde is alpha beta unsaturated at the alpha position, and at the beta position the aldehyde compound is unsaturated, then the value is 190 207. and if the alpha beta unsaturated carboxylic acid and ester is present, okay, then the value is 195. So all these are the parent value for unsaturated carbonyl compounds. Now along with this,
compound parent value, there is an increment. Increment means if certain attachment is there, then the value is provided. Now alkyl group और ring residue. अब यहाँ पर alkyl group और ring residue में अलग अलग पोजीशन की अलग अलग वैल्यू है. इट मीन्स अगर अल्फा पोजीशन पे, अल्फा हमारा क्या है, अल्फा मीन्स द कार्बन एटम जस्ट next to the carbon atom to which the oxygen is attached. Okay, so हमारा अल्फा कार्बन एटम क्या हो जाएगा, फर्स्ट कार्बन एटम. अगर अल्फा कार्बन एटम से एल्काइल ग्रुप अटैच है तो हम लोग वैल्यू कितनी प्रोवाइड करेंगे, +10. एंड इफ दी बीटा कार्बन एटम से एल्काइल ग्रुप अटैच है, then we will also get the we will give the value +12. and if at the gamma carbon atom the alkyl group is attached, तो हम लोग कितना वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, 18 +18. तो एल्काइल ग्रुप या रिंग रेसिड्यू दोनों हम लोग देखेंगे कि ये हमारा किस कौन से कार्बन एटम पे अटैच है, अल्फा कार्बन एटम, बीटा कार्बन एटम और दी गामा कार्बन एटम. ओके, now along with this, if there is an exocyclic double bond, then +5 का इंक्रीमेंट होगा. if there is a double bond extending conjugation, डबल बॉन्ड जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं, देन द वैल्यू इज +30. एंड इफ देयर इज द होमोडाइन कंपोनेंट, ओके, होमोडाइन है तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगी इंक्रीमेंट, दैट इज +39. सो ऑल दीज आर द इंक्रीमेंट फॉर द सब्स्टिट्यूएंट्स. एंड नेक्स्ट इज द इंक्रीमेंट फॉर द ऑक्सोक्रोम. इफ देयर इज एन ऑक्सोक्रोम व्हिच इज अटैच्ड टू द कंपाउंड, देन देयर इज आल्सो एन इंक्रीमेंट. ऑक्सोक्रोम में अगर हमारे पास क्लोरो है, क्लोरो इज वर्किंग एज एन ऑक्सोक्रोम और उसकी पोजीशन अल्फा और बीटा पे दोनों अलग अलग पोजीशन पे है, तो वैल्यूज हमारी अलग अलग होंगी. जैसे अगर अल्फा पोजीशन पे ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट है तो कितना हो जाएगा, +15. बीटा पोजीशन पे अगर प्रेजेंट है तो +12. एंड इफ द ब्रोमो इज प्रेजेंट एट द अल्फा पोजीशन, देन +25 का इंक्रीमेंट होगा. एंड इफ द ब्रोमो इज प्रेजेंट एट द गामा पोजीशन, देन द इंक्रीमेंट इज ऑफ +30. नेक्स्ट इज द हाइड्रोक्साइल ग्रुप, OH group. And if the hydroxyl group is attached at the alpha position, then the value is +35 का increment होगा. And if it is attached to the gamma position, beta position, sorry, then the increment is +30. And if it is attached to gamma position, then the increment is +15. Okay. In the same way, alkyl group, O alkyl group, oxygen is present. Then there is an alpha position पे +35, beta position पे +30 and gamma position पे 17. And if there is an OSIL group at the alpha, beta and gamma position किसी पे भी अटैच होगा तो यहाँ पर जो इंक्रीमेंट होगा that will be +6. ठीक है. Now along with this increment, next is the अगर सल्फर एल्काइल ग्रुप है, then it is gamma position पे तो कोई वैल्यू असाइन नहीं होगी, it is 0. And at the beta position the value is 85. And at the alpha position also it is 0. Now for the nitrogen group, इट इज बीटा पोजीशन पे हमारे +95 होगी और अल्फा और गामा पोजीशन पे इट विल बी 0. सो दिस इज द इंक्रीमेंट. एंड लेट्स टेक द एग्जांपल फॉर दिस कार्बोनाइल ग्रुप. नाउ फॉर द कार्बोनाइल ग्रुप, दिस all these are the example. Now let's take the first example. In the first, this is the base value parent diene. Okay, now यहाँ पर हमारा जो है parent acyclic और 6 membered और higher. अब यहाँ पर हमारा क्या है, दिस इज द एसाइक्लिक कंपाउंड. ओके, एंड एसाइक्लिक में इट इज 6 मेंबर्ड कंपाउंड. तो यहाँ पर जो वैल्यू हम लोग असाइन करेंगे दैट इज 215. देन सब्स्टिट्यूएंट्स हम लोग असाइन करेंगे. नाउ ये हमारा क्या है, दिस इज द कीटोन ग्रुप. इसके यहाँ पर अल्फा पोजीशन पे अटैच है कंपाउंड, तो बीटा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर हमारा क्या है, बीटा सब्स्टिट्यूएंट हमारा हो जाएगा 2 × 12, यानी कि 2 बीटा सब्स्टिट्यूएंट्स आर देयर. बीटा कार्बन एटम डबल बॉन्ड के बाद, ओके, 2 बीटा सब्स्टिट्यूएंट्स आर देयर. एंड इन दिस 2 बीटा सब्स्टिट्यूएंट्स 2 × 12 हो जाएगा. एंड अल्फा पोजीशन पे हमारे पास 1 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 × 10. सो जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी फॉर दिस कंपाउंड, द कैलकुलेटेड वैल्यू इज अराउंड 249. इतना क्लियर है? हेलो मानसी, आप लोगों को क्लियर है ये सब? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So in the same way, we have the next compound having the
parent value that is 215 and यहाँ पर जो हमारे substituents है that is it is at the beta substituents. बीटा सब्सटेंस में एल्काइल ग्रुप अटैच है दैट इज द मिथाइल ग्रुप. यहाँ पर जो वैल्यू हम लोग असाइन करेंगे इट इज 212 सॉरी इट इज 12 ओके प्लस 12. सो बेस वैल्यू इज 215 प्लस 12 हमारा कितना हो जाएगा 227. सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द वैल्यूज असाइन्ड टू द सब्स्टिट्यूएंट्स एंड द कंपोनेंट्स. Now after this next हमारे पास है यहाँ पर एक एग्जांपल देख लीजिए टॉप में ही. दिस इज द कंपाउंड. अब यहाँ पर पेरेंट कीटोन रिंग स्ट्रक्चर है तो 6 मेंबर्ड रिंग है ये है ना. 6 मेंबर्ड रिंग में हमारी वैल्यू बेस वैल्यू कितनी आ जाएगी 215. अब बीटा सब्स्टिट्यूएंट्स पे यहाँ पर बीटा सब्स्टिट्यूएंट्स पे एक हमारा ग्रुप अटैच है दिस इज +12 एंड अल्फा सब्स्टिट्यूएंट में भी मिथाइल ग्रुप अटैच है इट इज +10. ठीक तो कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आ जाएगी 237. सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स व्हिच इज गिवन इन द टेबल. आप लोग इसको देख लीजिएगा एंड इन केस इफ यू हैव एनी डाउट तो बेटा आप लोग पढ़िएगा और हमसे पूछ लीजिएगा. क्लियर है इतना? Yes, ma'am. Now this is the Woodward-Fisher rule for the अभी तक हम लोगों ने सिंपल कंपाउंड के बारे में पढ़ा था. Next we have the aromatic carbonyl compounds, carboxylic acid and their derivatives. Okay. So यहाँ पर हमारे पास if we have the aromatic compound, ring structure है, ring residue है तो यहाँ पर जो वैल्यू हम लोग असाइन करते हैं it is 246. If we have the aldehyde which is attached to the aromatic compound, CHO group attached है, then base value is 250 and if the acid group is attached then the base value is 230. So अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग वैल्यूज असाइन की जाती हैं फॉर द एरोमेटिक कंपाउंड. ना इंक्रीमेंट अलग अलग पोजीशन के लिए जैसे बेंजीन रिंग है बेंजीन रिंग में हमारे पास ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशन होती है. सो ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशन के अकॉर्डिंग जो हमारे कंपाउंड्स अटैच होते हैं उसके अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट वैल्यू प्रोवाइड की जाती है. ठीक है. सो अगर एल्काइल ग्रुप या रिंग रेसिड्यू जो है ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन पे है देन +3 इज given for the increment and अगर मेटा पोजीशन पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है रिंग रेसिड्यू या फिर एल्काइल ग्रुप देन इंक्रीमेंट जो होगा दैट इज ऑफ +10. ओके. सो दिस इज द इंक्रीमेंट एंड फॉर द ऑक्सोक्रोम आल्सो अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग इंक्रीमेंट होता है एट द डिफरेंट पोजीशन. जैसे क्लोराइड ग्रुप प्रेजेंट है एंड क्लोराइड ग्रुप में अगर ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन पे क्लोराइड ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पर जो इंक्रीमेंट होगा दैट इज ऑफ 0. यहाँ पर कोई वैल्यू असाइन नहीं होगी 0 असाइन होती है. एंड इफ द क्लोराइड ग्रुप इज प्रेजेंट एट द पैरा पोजीशन देन इंक्रीमेंट इज ऑफ +10. ठीक है. सेम वे फॉर द ब्रोमो ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन के लिए +2 है 2 एंड पैरा पोजीशन के लिए +15. फॉर हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन के लिए +7 है और पैरा पोजीशन के लिए +25. फॉर NH2 अमाइन ग्रुप ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन के लिए +13 एंड फॉर पैरा पोजीशन इट इज 58. फॉर एल्काइल नाइट्रोजन group attached to with the 2 alkyl groups then we have beta and ortho position पे +20 and para position पे +85. ठीक है. So these are the different values assigned to the compounds. Okay. Now along with these values यहाँ पर हमारे पास next so aromatic compounds के साथ ये हमारे रिंग रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं. इनको आप लोग स्टडी करिएगा बेटा Woodward-Fisher रूल को and I will send you some more examples for practicing purpose. ठीक है. तो इसमें अगर कोई डाउट है कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा बिकॉज दिस Woodward-Fisher रूल इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू और इससे हम लोगों को आइडिया लग जाता है व्हेन वी आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट फॉर फाइंडिंग आउट द एब्जॉर्बेंस और द लैम्डा मैक्स देन वी गेट द आइडिया कि हमारा लैम्डा मैक्स जो है किस वेवलेंथ पे आएगा नियर अबाउट या एग्जैक्टली किस पे आएगा. ठीक है. इतना क्लियर है? Yes, ma'am.
Yes, So ma'am. this is the main purpose for the Woodward-Fisher rule for calculating the lambda max. Now after that, I'll start. Wait just a minute. Now here see the graph. ये graph आप लोगों को दिख रहा है in the slide? Yes, ma'am. Okay. Now with the help of this graph, यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताया था lambda max calculate करना, तो when the experiment is performed, then we obtain a graph which is between the absorbance versus wavelength. Intensity और wavelength के बीच में graph obtain होता है, ठीक है? And यहाँ पर जिस particular wavelength पे maximum intensity आती है, यानी कि wavelength की peak जो होगी जहाँ पर सबसे ज्यादा होगी, that is the lambda max. Okay? यहाँ पर in this graph the lambda max is around 217.5 nanometer. ये जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ द वेवलेंथ है, इंटेंसिटी ऑफ द वेव है, दिस इज द मैक्सिमम एट दिस 270.5 नैनोमीटर. सो दिस इज द लैम्डा मैक्स फॉर द पर्टिकुलर कंपाउंड. ये हमारा किसके लिए है? एसीटोन के लिए. ठीक है, तो एसीटोन के लिए जो लैम्डा मैक्स आता है, एसीटोन इज अ कलरलेस कंपाउंड, तो ये हमारा क्या आ रहा है? 270.5 नैनोमीटर. तो 270.5 नैनोमीटर ये रेंज किसकी है? कौन सी रेडिएशन की रेंज है? व्हाट इज द रेंज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन? बताइए. मैम 400 to 800 nanometer. No, this is the range of visible radiation. मैम 400 से नीचे कम. 400, 200 to 400. ठीक है, this is the normal range of ultraviolet radiation. And from below 200 nanometer ये हमारी क्या होती है? वैक्यूम आ जाती है, वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन. ठीक है, जहां पर पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होता है. क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. यहाँ ये जो हमारा ग्राफ में शो किया गया है, दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ एसीटोन. सो एसीटोन का हमारा कहाँ आ रहा है? 270.5. इट मींस एसीटोन is giving its lambda max absorption, wavelength absorption at ultraviolet region. ठीक है, तो ये हमारा क्या है? देखिए, कोई भी कंपाउंड अगर अल्ट्रावायलेट रीजन पे वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन देता है, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन देता है, शो करता है, तो इसका मतलब क्या है? दैट कंपाउंड इज अ कलरलेस कंपाउंड. इट डजंट हैव एनी कलर. क्लियर है? तो जब हमें एब्जॉर्बेंस ऑब्टेन होती है, देखिए सी द अनदर graph. Now here, this is the ultraviolet visible spectrum of isoprene, showing the maximum absorption is 220 nanometer. ठीक है, तो जब आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से एब्जॉर्बेंस शो कराते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो वी ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम और ग्राफ इन सच अ वे, अल्ट्रावायलेट का. ठीक है, ये हमारा आइसोप्रीन है. आइसोप्रीन के लिए मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस कहाँ पर आ रहा है? 220. इससे आप इसकी बेस वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ये हमारा क्या है? दिस इज दी कॉन्जुगेटेड डाइन. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, है ना? और यहाँ पर हमारा क्या है? एल्काइल ग्रुप अटैच है. ठीक, ये हमारा क्या है? दिस इज दी कॉन्जुगेटेड डाइन, और इसका आप लैम्डा मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं. 217 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 222. 222. ठीक है, और यहाँ पर लैम्डा मैक्स एब्जॉर्प्शन कहाँ आ रहा है? 222 नैनोमीटर पे. ओके, so this is the lambda max for the isoprene graph, spectrum for the isoprene. तो जब आप स्पेक्ट्रम फाइंड आउट करते हैं थ्रू द अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो इस तरीके से हम लोगों को ग्राफ ऑब्टेन होता है. आउटपुट जो मिलता है हमें ग्राफिकल फॉर्म में मिलता है. ठीक है, जैसे कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास क्या होता है? 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. एक हमारा बेसिकली 2 पार्ट्स समझ लीजिए. एक हमारा इनपुट होता है, आउटपुट. जैसे कंप्यूटर में जब आप वर्क करते हो, तो उसमें हमारा क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है ना? विद द हेल्प ऑफ इनपुट यू प्रोवाइड द वैल्यूज टू द कंप्यूटर, एंड विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर we get the output. With the help of speaker we get the output, right?
तो सेम वे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में भी होता है, देयर इज एन इनपुट, इनपुट मींस हम लोग सैंपल प्रोवाइड करते हैं, उस सैंपल में जो अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशंस होती हैं दैट फॉल्स ऑन द सैंपल, सम अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज अब्सॉर्ब बाय द सैंपल, एंड द डिटेक्टर का पर्पस क्या होता है, टू डिटेक्ट द रेडिएशन विच इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सैंपल। यहाँ पर जो रेडिएशन, यहाँ जो हमें आउटपुट मिलता है दैट इज एब्सॉर्बेंस, विच अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज एब्सॉर्ब्ड, ओके, किस वेवलेंथ की रेडिएशन एब्सॉर्ब हुई है और कितनी एब्सॉर्ब हुई है। यहाँ पर एब्सॉर्बेंस परसेंटेज भी आता है और लैम्डा मैक्स भी आता है। क्लियर, इतना क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। नाउ यहाँ जो भी हम लोग स्टडी करते हैं दैट सैंपल इज स्टडीड इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन के फॉर्म में हम लोग सैंपल को स्टडी करते हैं। नाउ सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए वी हैव सर्टेन सॉल्वेंट्स, क्योंकि आप एज इट इज तो अपने आप तो सोल्यूशन प्रिपेयर नहीं हो जाएगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्यूट पार्टिकल को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सो देयर आर सर्टेन सॉल्वेंट्स व्हिच आर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यहाँ पर सॉल्वेंट की लैम्डा मैक्स दी हुई है, और जब आप सॉल्वेंट को सेलेक्ट करते हैं तो वो हमें क्या कैसा होना चाहिए, इट शुड बी 100% ट्रांसपेरेंट, मतलब 100% ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और ट्रांसमिटेंसी जो होगी दैट शुड बी 100%, एंड एब्जॉर्बेंस जो होगा वो हमारा कितना होना चाहिए, 0%। कोई भी सॉल्वेंट जो है वो 0% एब्जॉर्बेंस शो करना चाहिए और 100% ट्रांसमिटेंसी शो करनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा मुझे? 0% एब्जॉर्बेंस का मतलब क्या हो गया? मैम मतलब पूरी लाइट एज इट इज रिफ्लेक्ट कर दे, कुछ अब्सॉर्ब ना करे, ट्रांसमिट कर दे। यस, पूरा का पूरा ट्रांसमिशन हो, नथिंग शुड बी एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉल्वेंट। इट मींस जो हमारी स्टडी रेंज ऑफ वेवलेंथ है, जैसे अगर हमें विजिबल रीजन में स्टडी करना है 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में, ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या है, जो आप सॉल्वेंट ले रहे हो दैट सॉल्वेंट शुड नॉट एब्जॉर्ब द वेवलेंथ बिटवीन द 400 टू 800 नैनोमीटर। से वाटर है, वाटर का हमारा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अराउंड 260 नैनोमीटर होता है, यानी कि वाटर सभी लोगों को पता है इट इज अ कलरलेस, है ना, वाटर का कोई कलर तो होता नहीं है, तो ये एब्जॉर्बेंस अपनी कहाँ शो करेगा, अल्ट्रावायलेट रीजन पे, ओके। तो वाटर का जो एब्जॉर्बेंस होता है मैक्सिमम 260 नैनोमीटर पे। अब वाटर हम लोग विजिबल रीजन पे अगर कोई कंपाउंड बना रहे हैं, कोई सैंपल बना रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने वाटर को लिया एज अ सॉल्वेंट, तो वाटर जो है 0% एब्जॉर्बेंस शो कर रहा है, इट मींस वाटर जो है किसी भी वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, ओके, और whole of the radiation which falls on the water is transmitted completely। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हम लोग क्यों फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज इन केस, जैसे आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट याद होगा सिल्वर क्लोराइड वाला किया था, तुम ही लोगों ने किया था ना, Yes, ma'am. टू फाइंड आउट द क्लोराइड कंटेंट। यस मैम। हम लोगों ने, आप लोगों ने किया था ना क्लोराइड कंटेंट वाला। अब Yes, क्लोराइड कंटेंट में आप लोगों को याद होगा कि डिस्टिल्ड वाटर से भी हम लोगों ने टाइट्रेशन किया था। यस मैम। व्हाट वाज द पर्पस फॉर दैट, बताइए। डिस्टिल्ड वाटर से टाइट्रेशन किया था, उसका क्या पर्पस था, एरर फाइंड आउट करने के लिए ना, ब्लैंक, दैट वाज द ब्लैंक रीडिंग, कि हम लोग देख रहे थे कि डिस्टिल्ड वाटर में कोई क्लोराइड कंटेंट तो प्रेजेंट नहीं है ना, और जो हमारी वैल्यू आ रही थी वो हमारी बहुत कम आ रही थी टाइट्रेशन की। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो सेम हम लोग यहाँ पर भी जब सैंपल प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो कंपाउंड है, जो हमारा सॉल्वेंट है, दैट सॉल्वेंट शुड नॉट एब्सॉर्ब एनी वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन विच इज यूज्ड फॉर द स्टडी पर्पस, ओके। तो जब हम लोग सॉल्वेंट सेलेक्ट करते हैं इन द अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो कैसा सॉल्वेंट सेलेक्ट करेंगे कि सॉल्वेंट जो है वो हमारा 0% एब्जॉर्बेंस शो करे और 100% ट्रांसमिटेंसी हो उसकी। इतना क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो आज जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसको आप लोग पढ़िएगा, और अगर कोई डाउट हो तो सॉरी मुझसे आप लोग पूछ लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।